नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो अभी अभी बने हैं, उन्होंने ईवीएम के ऊपर बड़ा फैसला दिया। उन्होंने पहले दिन ही एक वकील साहब को बड़ी कड़ी फटकार भी लगा दी और मीडिया में आप मुख्य न्यायाधीश के बहुत सारी खबरें सुनते होंगे। जो हमारे देश की सत्ता है, जो भाजपा के हाथों में है, झारखंड में वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और आपस में बातचीत करते हैं कि थोड़ा सा ये जो नारा है हिंसक लगता है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और महाराष्ट्र के बहुत सारे अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर एक नारा आता है, हम एक है तो सेफ है। तो फिर खतरा किससे है, ये कोई नहीं बताता। एक है तो सेफ है, खतरा किससे है? और रही बात ये कि जब चुनाव हो रहा हो पूरे देश में, सत्ता पिछले 10 वर्ष से सत्ता में काबिज हो और काम गिनाने के लिए उसके पास कोई शब्द ना हो, तो फिर तो ध्रुवीकरण ही होगा। हम एक हैं तो सेफ है। क्या इसका हम ये भी मतलब निकाल लें कि गुजराती और मराठी क्या एक है? अगर एक ही है तो फिर महाराष्ट्र से 3-3 बड़े बड़े उद्योग गुजरात कैसे चले जाते हैं? क्या महाराष्ट्र की जनता, वहां के महाराष्ट्र के जो बेरोजगार युवा है और पूरे देश भर के जो बेरोजगार युवा है, जो महाराष्ट्र किसी आशा में जाते हैं वहां नौकरियां मिलेगी, वहां उद्योग धंधा है और वह उद्योग धंधा महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात भेज दिया जाए, तो फिर किस मुंह से कहते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं? यानी एक है कौन? वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी आपको बांट रहे हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, जनरल, इसमें विभक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, क्या बिहार में सब कुछ बट गया और भाजपा सत्ता में भी काबिज है जदयू के साथ? हम इन चर्चाओं को बाद में करेंगे। सबसे पहले हम वो चर्चा उठाते हैं जो हमारे देश के अंदर चल रहा है। मैं कहता हूं, साफ साफ बोलता हूं, मीडिया के पास खबर नहीं होती तो शपथ ग्रहण समारोह दिखाने लग जाती है, आम जनता को बड़ी बड़ी उम्मीद दिलाने लग जाती है। सत्ता के पास जब बताने के लिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ना हो, विकास ना हो, तो जाति धर्म का नारा देने लग जाती है और न्यायपालिका सत्ता का मुंह देखती रहती है कि अगर आगे से आदेश क्या होगा। आज हम आपको पूरा पोल खोल कर रख देते हैं जो हमारे देश की बड़े स्तर की न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आपने कई बार सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम। इसको देसी भाषा में आप यह मान लीजिए कुछ सामंतवादी लोगों का एक समूह है, 25, 30, 35 के करीब, जो ये तय करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में कौन बैठेंगे। कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है और इनकी सेटिंग गेटिंग भी मैं बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त है। यहां तक आपस में हंसी मजाक होता है, बातचीत होते हैं और जब बड़े बड़े वरिष्ठ वकील साहब कोर्ट में जाते हैं उनको प्लेस्ड किया जाता है, यानी कृपा कर दी जाती है, पहले से ही उनको रिलीफ तैयार रहता है। हमने तो यहां तक देखा है बहुत सारे जज साहब सीधे कहते हैं कि 200 आइटम नंबर 200 से लेके 300 तक आप लोग चले जाएं, हमने आपको रिलीफ दे दिया। यानी पहले से ही तैयारी है, इन लोगों को रिलीफ देना है क्योंकि उनको बेल चाहिए और बेल दे देते हैं।
तो जो सर्वोच्च अदालत है, उच्च न्यायालय है, वहां पर अगर आपको न्याय चाहिए तो संविधान और रही बात कानून किताबें, ये सब भूल जाइए। आप ये देखिए कि आपको न्याय मिल सकता है कि नहीं, आपके चिकने चेहरे हैं कि नहीं, आप पावरफुल हैं कि नहीं। और ऐसे ही एक वकील साहब ने हमारे देश के जो नए नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने ही बोल दिए बेचारे, ये कह दिए कि यहां तो अडानी अंबानी के फैसले होते हैं, एमएसएमई वाले को कौन सुनता है सर्वोच्च न्यायालय में। और हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये कह के डांट दिए, फटकार लगाए, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए। ये बात मैं कर रहा हूं जो नए नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं, संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी का थोड़ा सा मैं इतिहास भी बता देता हूं। इनके चाचा जी हुआ करते थे हंसराज खन्ना, जो इमरजेंसी के वक्त सर्वोच्च न्यायालय में जज हुआ करते थे, और हैबियस कॉर्पस रिट के ऊपर इन्होंने विरोध कर दिया था। तो जब 3 जजेस बेंच होता है उसमें एक जज का विरोध यानी हंसराज खन्ना जी का ही विरोध था। उन्होंने कहा कि नहीं, न्यायपालिका में कोई पैटिशनर आता है, प्रार्थी आता है, तो उसकी पूरा सुनना पड़ेगा और उसको मांग को मानना पड़ेगा। जबकि इमरजेंसी के दिनों में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी और बड़ा गजब का मामला था। मतलब संविधान का अनुच्छेद 21 को ताक पे रख दिया गया था, जिसको मर्जी उसको पकड़ के जेल में डाल दो। सरकार इतनी पावर में थी, किसी शरीफ, किसी आम जनता को भी गोली मार सकती थी। ऐसा कई वाकया मैं दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, ऐसा हुआ। हंसराज खन्ना जी कांग्रेस का विरोध कर गए और उनको चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया गया, उनके जूनियर को चीफ जस्टिस लगा दिया गया। मैं उन बातों में नहीं जाता हूं, मैं खुद संजीव खन्ना जी के बारे में बता देता हूं। ईवीएम पे बड़ा फैसला दिया, बहुत बड़ा फैसला। बड़े दिल वाले जो हैं, इन्होंने कहा 100% वीवीपैट नहीं होगा, यानी 100% वीवीपैट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट क्या होता है। जो ईवीएम के ऊपर आप बटन दबाते हैं, वोट तो चला गया, उसमें मशीन लगा हुआ है और पर्चियां बाहर निकल सकती है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ईवीएम भारत में इसलिए लाया गया था ताकि 1 से 2 दिन के अंदर, यानी आज सुबह से गिनती शुरू हो और कल सुबह तक फैसले आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। गिनती में आसानी होती है, सरकार जल्दी बन जाती है, कामकाज में असर नहीं होता। ये तो है ईवीएम की खूबियां। खामियां ये है कि बार बार आरोप लगते हैं, ये हैकिंग होता है, सेटिंग होता है। अब वीवीपैट में जो छप जाता है, मांग ये थी कि 100% वीवीपैट, यानी जो गिनती हो गई 1 से सवा दिन में, उसका सबका वीवीपैट निकाला जाए कि जहां जहां बटन दबे हैं, जितने नंबर ईवीएम में आए हैं उतने ही वीवीपैट में दिख रहे हैं या नहीं। उसमें क्या तकलीफ थी? तर्क ये दिया जाता है कि इसमें टाइम लगता है। भाई सरकार भी बन गई, आपका काम भी हो गया, जीत हार भी हो गई, अब चाहे 6 महीने लग जाओ, आपको क्या दिक्कत है? 100% वीवीपैट बना दीजिए। लेकिन नहीं, मन में तो चोर है कि कहीं वीवीपैट से दिख जाएगा सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि संजीव खन्ना जी का यह फैसला आया कि 100% वीवीपैट नहीं होगा, ये कुछ संवैधानिक इसलिए नहीं लगता कि आपको बच्चे को रिजल्ट देना है तो आपने कंप्यूटर से चेक कर लिया, लेकिन मैन्युअली बाद में अगर कोई चैलेंज करता है तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? आप पेपर दिखा दीजिए जहां से चेक हुई है। तो ये नाइंसाफी हमको नजर आ रहा है। दूसरा, इन्होंने जो है कई जगह फंसे हुए हैं मामला इनका। जो ये लाए गए हैं तो राज्यसभा सदस्य हैं रंजन गोगोई जी, जो इनको रिकमेंड किए, और ये पहले ही फिक्स था कि 6 महीने इनका कार्यकाल बचा हुआ है, इनको चीफ जस्टिस लगाया जाए।
रंजन गोगोई जी ने रिकमेंड किया, ये आगे, लेकिन इसका भी एक इतिहास है। जब रंजन गोगोई जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था तो मीडिया ट्रायल ना हो, लोग जाने नहीं, और क्लीन चिट देने वाले भी यही मुख्य न्यायाधीश थे। रही बात ये, कई जगह ये अड़ जाते हैं, अपनी चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल भी देने वाले यही जज साहब थे, और जो परमानेंट बेल मिला तो उसमें यह क्लॉज लगा दिया गया, आप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करोगे। यानी कुल मिलाकर भाजपा के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाना, ये न्यायपालिका के जरिए इस तरह की तैयारियां होती है। हमारे देश में जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या वो कभी ये नहीं बोल सकते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई? जो हेमंत बिश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, झारखंड में ये भाषण देते हैं कि अगर झारखंड में हम नहीं आए सत्ता में तो इरफान अंसारी बिरसा मुंडा की जगह को लूट लेगा। यानी अल्पसंख्यक और आदिवासी को क्या आपस में भिड़वाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? क्या इसके ऊपर लगाम लगाया जा सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रश्न ये उठता है कौन कौन से लोग एक रहेंगे? क्लियर बोल दे कि भाई SC ST OBC सामान्य वर्ग सब के सब जितने भी हिंदू हो सब एक रहो, हमें मुस्लिम का विरोध करना है, ऐसा बोले। बस आधी अधूरी बातें एक रहे हैं तो सेफ है, और ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में झारखंड को क्या दिया इन्होंने, कितना दिया? बिहार में सत्ता में भी हैं और नीतीश कुमार रोज रोते हैं हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष राज्य के दर्जा मिलने से नीतीश कुमार की जेब नहीं भरनी है, राज्य की जनता खुशहाल होगी। हेमंत सोरेन का हमेशा आरोप यह रहा है कि जो हमारा खदान है झारखंड में, जो हमें रॉयल्टी आती है, उस रॉयल्टी के पैसे भी केंद्र सरकार निष्कासित नहीं करती, निर्गत नहीं कर रही है, वहां से दे नहीं रही है। तो इसका मतलब हुआ कि झारखंड से भेदभाव करने वाले कौन है? भाजपा। ये बार बार अब अटैक कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस हिसाब से बहन मायावती जी हर छोटे छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स का मामला उठा दिया, उससे पहले स्कूल बंद करने वाला मामला उठा दिया, तो जनता में जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ती है तो फिर वहां भी ये लपक पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज के तारीख में बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, झारखंड में आम चुनाव हो, महाराष्ट्र में आम चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी अपनी रेस में आ गई है। इनके कार्यकर्ता में ऊर्जा भर गई है, आगे आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अर्थाभाव इनके साथ रहता है। इनके जो उम्मीदवार होते हैं वो धनाढ़ वर्ग से नहीं होते, ताकतवर नहीं होते, हेलीकॉप्टर वगैरह कभी कभार हायर कर लेते हैं अगर बहन जी की रैली हो तो। बाकी भाजपा की तरह, कांग्रेस की तरह पैसा ये नहीं झोंकते। फिर भी आम जनता में पकड़ है, आम जनता आकर्षित हो रही है, क्योंकि भाजपा का जो नारा है ध्रुवीकरण वाला और कांग्रेस का जो नारा है जातिगत जनगणना, तो सवाल ये उठता है कि भाजपा जातिगत जनगणना करवा क्यों नहीं रही है? और बिहार में जब जातिगत जनगणना हुआ तो फिर उनके साथ क्यों है? ये सवाल है कि एक तरफ आप करवा नहीं रहे हो और दूसरे जिनसे करवाया उसके साथ आप सत्ता में भी हो, तो फिर आप है किधर? विरोध में या सपोर्ट में? और कांग्रेस जो कहती है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए,
तो सबसे पहले कर्नाटक में होनी चाहिए, हिमाचल में होनी चाहिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। बस जहां जहां चुनाव होता है वहां भाषणों में ये जातिगत जनगणना की बात करेंगे, पार्लियामेंट में बात करेंगे। सवाल यह भी उठता है, क्या कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर ध्रुवीकरण करके आपस में नूरा कुश्ती करके देश की जनता को बेवकूफ बना रही है? देश के बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को और असमर्थ किसानों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। देश की जनता सब समझती है और चुपचाप बटन दबा देती है। हरियाणा में कितना हाहाकार था, लेकिन कांग्रेस वहां भी हार गई। बहन मायावती जी लगातार उत्तर प्रदेश के उन छात्रों पे नजर गड़ाए हुए हैं जो यूपीएसएससी हैं, यानी यूपीपीसीएस के जो एग्जाम देते हैं। कहने का तात्पर्य है, चुनाव तो दूर, अब ये परीक्षाएं भी 2 दिन में ले रहे हैं। ऊपर से जो खबरें निकल कर आ रही है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज। योगी सरकार कहां कहां जवाब देगी? और बहन मायावती जी इतनी वरिष्ठतम लीडर जब उन छात्रों के साथ हो तो समस्या गंभीर होने वाला है। मीडिया अपने कैमरे तान दिए, छात्रों का दुखड़ा सुन रही है, और सरकार बेपरवाह महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में व्यस्त है। पुलिस वाले को बोल दिए कोई फालतू आवाज लगाए तो उसे पीट दो, ये उनकी आदेश होती है। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस राज है? लोकतांत्रिक राज नहीं है? जो सत्ता है वो संविधान के तहत नहीं चल रही है? ये सवाल है। और बहन मायावती जी लगातार अपील पर अपील, ट्वीट पर ट्वीट कर रही है, छात्रों के समर्थन में है। राजस्थान में भी उपचुनाव है और 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है। लेकिन जब समस्याएं आती है तो नेताओं को उन लोगों के साथ, पीड़ित छात्रों के साथ, पीड़ित महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ खड़ा होना जरूरी हो जाता है। बहन मायावती जी ये जरूरी समझती हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसे गैर जरूरी समझते हैं। भाजपा की यही चाल चलन जो है देश की जनता की नजरों से गिराती जा रही है। रही बात ये, हरियाणा चुनाव में भी भाजपा मात खा जाती अगर हुड्डा जी और शैलजा जी की आपस में ईगो क्लैश नहीं होता, ये आपस में बटे हुए नहीं होते, तो हरियाणा में भी भाजपा चुनाव हार जाती और कांग्रेस सत्ता में आ जाती। रही बात ये बहुजन समाज का, तो बहुजन समाज ये मान के चलती है, जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, जो अति पिछड़ा है, वो ये मान कर चलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की नेचर एंड सिग्नेचर एक जैसा ही है। फर्क इतना है कि दोनों उम्मीद जगाते हैं आम जनता को, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। और जब सत्ता में होते हैं तो वही बात भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब 50 रुपये गैस का दाम बढ़ता था तो यही मैडम स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर इंडिया गेट पर धरने पर बैठ जाती थी। आज महंगाई जोरों पर है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी साइकिल मार्च करते थे, पेट्रोल की दाम बढ़ गया, कीमत बढ़ गया है, वो आज क्यों नहीं आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमाम सेलिब्रिटी, न्यायपालिका के बड़े जज और सत्ता में बैठे हुए मोटे मोटे लोग, सबका एक नेक्सस इस देश को लूट रहा है। इस देश के मासूम जनता, एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकारों के ऊपर राज कर रहे हैं। इन्हें छीन लिया है सब कुछ। जो युवा बेरोजगार है, बड़ी मुश्किल से वो फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंतजार करते हैं, और जब एग्जाम देते हैं तो बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, अथवा एग्जाम से पहले उनको रोस्टर मिल जाता है, आपको फला दिन एग्जाम होना है, आपको फला दिन एग्जाम होना है, यानी कई दिनों में होना है। आखिर सरकार इतनी कमजोर क्यों? और आम जनता सवाल क्यों ना करे? मीडिया इन बातों को सवाल क्यों ना करे? भाई हम तो मूक दर्शक के साथ हैं,
जो मूक दर्शक है उनकी आवाज बनते हैं, हम तो गूंगे की आवाज है। और सत्ता से सवाल करेंगे। सत्ता से सवाल जरूरी है क्योंकि सत्ता और न्यायपालिका, कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब के सब मिलकर क्या इस देश के गरीब जनता को लूटने पर लगे हुए हैं? और मीडिया के कुछ लोग इन सत्तासीन के करीब जाकर इनका चलीसा गा रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है देश की जनता के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।